गीता आईएएस, जहां सपनों को पंख मिलते हैं। नमस्ते। देखिए आज क्लास 69 है। 68 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो पहली क्लास से देखिए। 60 सीधे जंप नहीं मारना। आज हमें ये देखना जितने भी हमने एथिकल डिलेमा देखा है पीछे नैतिक दुविधा है उसका सोल्यूशन बताना है कि उस अगर हम नैतिक दुविधाओं में फंसते हैं या एथिकल डिलेमा में हम एकदम पूरी फंस जाते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो सिचुएशन याद करिए जब हम ये एक जो ट्रॉली वाला एग्जाम्पल दिया था कि हम लेकर एक लीवर फंसे हुए हैं, 5 को बचाएं या 1 को बचाएं, इस दुविधा में फंसे हुए हैं। ऐसी दुविधाओं का सोल्यूशन देना है। ठीक है, तो आज का पूरा टॉपिक इसी पे टिका हुआ है, दुविधाओं का समाधान। एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम किसी एथिकल डिलेमा में फंसते हैं, नैतिक दुविधा में फंसते हैं, तो पहला तरीका क्या होता है? कौन सा एक नैतिक दुविधा होती है कि नियम स्पष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि वेल डिफाइंड रूल हो। किसी एथिकल डिलेमा में फंस गए, नैतिक दुविधा में फंस गए, तो ये देखना सबसे पहली जरूरत होती है। ये पहले देखना चाहिए कि कोई स्पष्ट नियम है कि नहीं है, कोई कानून बना है कि नहीं बना है। ठीक, आपको पॉलिसी ढंग से आपने चेक की कि नहीं, इसको चेक करना होगा। फिर कोई कोड ऑफ कंडक्ट है कि नहीं। जब एथिकल डिलेमा में फंसेंगे आप इस तरीके का, तो ये देखेंगे, इसके आधार पे हम डिसीजन लेंगे। जब ऐसी सिचुएशन में आप फंसेंगे, कई बार हो जाती है कि परेशान हो जाते हैं यार, डिसीजन ले कि ना ले, समझ ही नहीं आता कि क्या फैसला करें। तो हमें उस समय रुक के ठहर के देखना हो कि कोई स्पष्ट नियम है, कानून है, कोई नीति है नहीं, कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना है नहीं, तो उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप एक आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है, डीएम है। एक रिश्तेदार आपके पास आता है नौकरी की सिफारिश लेके। ठीक है, जब आप बनते हैं तो आते हैं ऐसे लोग, जो लोग आप सबसे लंबे टाइम से दूर रहते थे, जब पता चल गया कि है, तो ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से रिश्तेदारी जुड़ रही है। तो रिश्तेदार आपके पास आ गया नौकरी के लिए सिफारिश लेके। ठीक है, आप जानते भी हैं उन्हें। तो आपके सामने कौन सी दुविधा फंस गई कि रिश्तेदारी निभाएंगे कि नियम का पालन करें। ये दुविधा है आपके, रिश्तेदारी बनाम नियम पालन का। जब ऐसी सिचुएशन हो, जब ऐसे सिचुएशन में फंसेंगे, तब आपको चुपचाप ये देखना है। ठीक है, स्पष्ट नियम, कानून, नीति, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सब देखना है आपको सीधा। एग्जाम्पल के लिए जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, इसका हल क्या है? जब आप ऐसे रिश्तेदारी निभाएं या नियम पालन में फंस जाए, इसका सीधा सा हल है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स होता है सरकारी में, जिनका भी, ठीक है, तो भाई भतीजा नहीं चलेगा, ये साफ बोलता है। योग्यता के आधार पर आपको डिसीजन लेना है, निर्णय करना है। जब कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा बोल रहा है, कोड ऑफ एथिक्स, सारी चीजें बातें घुमा फिरा के इसी पे ले जा रही है कि आपको योग्यता के आधार पर निर्णय लेना है। भाई भतीजावाद नहीं देखना है। आप एक सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, तो आप तो खिलवाड़ कर नहीं सकते वहां पे। तो आपको ये दुविधा जो आ रही है, लगभग नहीं आनी चाहिए। अगर आ भी गई है तो आपको ये सब देखना है। ठीक है, ये उसके आधार पर आपको सही डिसीजन ले लेना है और अपने रिश्तेदार को समझाना है कि भाई देखो, अगर हम फंस गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए शांति से चले जाओ और हम योग्यता को प्राथमिकता देंगे। ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि वैल्यू हायरार्की सेट करना। ठीक है, इस तरीकरण करना कि मान लीजिए आप वैल्यू जानते हैं क्या होता है, एक्स, ये प्रायोरिटी तय करना, हायरार्की सेट करना, स्तरीकरण करना। टॉप पे किसको रखेंगे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। ठीक है, जब कोई ऐसी सिचुएशन फंस जाए तो हम टॉप वाले को प्राथमिकता दें कि सबसे पहली प्राथमिकता मेरी क्या है वैल्यू के आधार पे। ठीक है, तो नैतिक मूल्यों की तुलना का यानी वैल्यू हायरार्की करना कई बार एकदम रोज सिचुएशन बन जाता है। ठीक है, जिसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कौन सा बड़ा मूल्य है। ठीक है, कौन सा बड़ा मूल्य है, तो आप चेक करते हैं ना कि कौन सा बड़ा मूल्य है। तो सत्य, करुणा, न्याय, कर्तव्य, ये सब पे ध्यान देना पड़ता है आपको, इन सब चीज़ों पे। कई बार ऐसे सिचुएशन फंसती है, तब इस ऐसे सिचुएशन में एथिकल डिलेमा में आपको ये देखना होगा कि कौन सा मूल्य बड़ा है। ये सब मूल्य है, तो इनमें आपको हायरार्की सेट करना पड़ता है कि किसको टॉप पे रखें, फिर उसके नीचे रखें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सब में आप ये देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सल है, कौन सा लॉन्ग टर्म वैल्यू है। ठीक है, उसको प्राथमिकता देंगे सीधा। जो यूनिवर्सल वैल्यूज होगा, जो लॉन्ग टर्म वैल्यू होगा, उसी को प्राथमिकता देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए एक डॉक्टर है। ठीक है, एक डॉक्टर है, एक व्यक्ति आता है HIV पॉजिटिव, और वो डॉक्टर से कहता है देखिए मुझे HIV है, एड्स है, वो मेरी पत्नी को मत बताइएगा। ठीक है, तो अब डॉक्टर के सामने एक दुविधा आ गई। ठीक है, कैसी दुविधा आ गई कि पत्नी की सुरक्षा देखे, यानी सुरक्षा देखे या गोपनीयता देखे।
तो सुरक्षा बनाम गोपनीयता का द्वंद्व फंस गया इसके आगे, डॉक्टर के आगे। तो डॉक्टर क्या हल निकालेगा? अपनी हायरार्की सेट रखेगा, प्राथमिकता तय रखेगा। तो यहाँ पे क्या प्राथमिकता है? सुरक्षा। तो इसने सुरक्षा को प्राथमिकता दी, गोपनीयता को बाद में रखा। क्यों? क्योंकि इसको HIV पॉजिटिव है, अगर गलती से भी ये पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसको भी चांस है होने का, ठीक है, तो अपनी पत्नी को बता देगा। तो पत्नी की सुरक्षा जरूरी है, तो ये गोपनीयता को बाद में रखेंगे, मतलब स्तरीकरण करेंगे तो सुरक्षा को टॉप पे और उसके बाद गोपनीयता, तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। सुरक्षा यूनिवर्सल वैल्यू है। तीसरा क्या करेंगे? मान लीजिए किसी एथिकल डिलेमा में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? केस बाय केस एनालिसिस करेंगे, संवेदनशीलता के साथ। केस बाय केस, केस बाय केस मतलब, क्योंकि हर समस्या जो है, हर समस्या की परिस्थिति अलग अलग होती है। केस बाय केस का क्या मतलब है कि निर्णय, आपके डिसीजन लेने से कौन कौन प्रभावित होने वाले हैं, सबसे कम नुकसान किसको होगा और सबसे ज़्यादा भलाई किसकी होगी, यानी सबसे कम नुकसान किस किस को होने वाला है और सबसे ज़्यादा नुकसान किस किस को होने वाला है, ठीक है। तो ये देखेंगे, केस बाय केस स्टडी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग बाढ़ में फंस गए हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि केस में बाढ़ में फंस गए हैं कुछ लोग, ठीक है। और वहाँ पे 6 लोग हैं, वहाँ पे 6 लोग हैं बाढ़ में फंसे हुए, और आपके पास एक नाव है और नाव में सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, नाव में केवल 3 लोग बैठ सकते हैं। तो 6 लोग में कौन कौन लोग हैं? 6 लोग, एक बुजुर्ग है, 2 बच्चे हैं, एक बुजुर्ग, 2 बच्चे, एक गर्भवती महिला, एक डॉक्टर है, एक जवान आदमी। किसको बचाएंगे? नाव में 3 जगह है, ठीक है, नाव में 3 जगह है, 6 लोग हैं, किसको बचाएंगे? यहाँ पे आपको क्या डिसीजन लेना होगा? संवेदनशील होकर सोचना होगा, ठीक है। तो किसको बचाएंगे? इसका सही हल क्या होगा कि पहले बच्चे को बचाना है, बच्चे को बचाइए, फिर गर्भवती महिला को बचाइए, ठीक है, फिर बाकी सबको देखिए। ये तरीका है। ये सिचुएशन है कि एक नाव है, अभी 3 ही बैठ सकते हैं, 6 लोग बाहर खड़े हैं, ठीक है, तो बचाएं किसको? तो आपको संवेदनशील होकर सोचना होगा, बच्चा बचे, गर्भवती महिला बचे, और फिर जब चांस हो बाकी को बचाने का तो बचाएं। ये है एथिकल डिलेमा से बाहर आने का तरीका। तीसरा क्या तीसरा क्या है? न्यूट्रल थर्ड पार्टी, यानी कमिटी एडवाइस। देखिए, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते, फंस जाते हैं एथिकल सिचुएशन में, एथिकल डिलेमा में, इतना कि डिसीजन भी नहीं ले पाते। तो उस वक्त क्या करना है आपको? थर्ड पार्टी मतलब किसी और से, किससे? आपके वरिष्ठ अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है, लोकपाल जैसी कोई संस्था हो सकती है, और एक निष्पक्ष समिति, कमिटी गठित करके कमिटी से सलाह ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें चांस कम, इसमें ये चांस होता है कि आपसे गलत डिसीजन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी सलाह मशवरा करके एडवाइस लिया है, सलाह लिया है, फिर उसको अप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, राष्ट्रपति भी शर्म तो नहीं आनी चाहिए कि हम सलाह क्यों लेंगे, हम तो DM हैं, हम तो बड़े अधिकारी हैं। राष्ट्रपति को याद करिए, राष्ट्रपति क्या करता है? वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं ये सब, ठीक है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, ठीक है, क्योंकि कोई डिसीजन गड़बड़ ना हो जाए। तो वैसे ही आपको भी करना है। पांचवी बात, जब भी एथिकल डिलेमा में फंसे हैं आप, तो आपको गांधी, बुद्धा, कन्फ्यूशियस जैसा नैतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। ऐसा नैतिक दृष्टिकोण उनके जैसा अपनाना होगा। देखिए क्या है कि क्या मेरे इस फैसले से दूसरों को वैसा ही व्यवहार मिलेगा जैसा मैं अपने लिए चाहता हूँ? मैंने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और वो किसी पे इम्पैक्ट किया, तो क्या उसको भी मेरे जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा जैसा मुझे ट्रीटमेंट मिलता है? ये कोटेशन है एक तरीके का, ठीक है। समझ में आया? गांधी जी का भी कोटेशन है कि जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आप ये देखिए कि सबसे आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के साथ क्या होने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक वेडनेसडे मूवी देखी होगी। वेडनेसडे मूवी कौन सी दिखा देता हूँ, ये, और वेडनेसडे, ये मूवी नहीं देखी तो देखिएगा जरूर, ये मूवी है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे एक पुलिस कमिश्नर है जो दुविधा में फंसा हुआ है, ठीक है, पुलिस कमिश्नर है, दुविधा में फंसा हुआ है। क्या है दुविधा इसकी कि क्या आतंकवादियों की बात मान ले या कानून के आधार पर काम करे, रूल ऑफ लॉ फॉलो करे या फिर आतंकवादियों की बात माने, ठीक है। ये दुविधा में फंसा हुआ है। इस केस में इसका हल क्या रहता है? फिल्म में ये दिखाया कि ये आतंकवादियों को मार देता है, लेकिन जो है जनता को बताता नहीं है, जनता को कोई बात नहीं पता चलती है, वो आतंकवादियों को उड़ा के गायब हो जाता है, मतलब निकल जाता है वहां से, ठीक है। अब ऊपर ऊपर से देखने में तो ये लगेगा कि ये संविधान से बाहर था पूरा का पूरा, जान नहीं ले सकते, कानून के आधार पर ही आप किसी की जान ले सकते हैं, ठीक है, तो संविधान से बाहर था, लेकिन ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जरूरी था। तो यहाँ पे आ गया
छोड़िए एक सेकंड। रूल ऑफ लॉ बनाम पब्लिक सिक्योरिटी, क्या करेंगे? प्राथमिकता इसको दे दी गई, ये ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें इन्हीं के लिए बनी है, पब्लिक के लिए तो बनी है। अगर पब्लिक ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो रूल ऑफ लॉ कैसे फॉलो करेंगे? वही नहीं रहेंगे तो किसके लिए फॉलो करें? ठीक है, तो इसको प्राथमिकता दे देते हैं। यही फिल्म में दिखाया गया है। ऊपर ऊपर से देखने में क्या लगा है? संविधान से बाहर है। आप जब इंटरव्यू में जाते हैं ना तो आपको भी ऐसी सिचुएशन द्वंद में फंसाने के लिए सिचुएशन दे देंगे कि आपके हाथ में बम, मान लीजिए गन है, कोई ऐसे पॉइंट पे खड़ा है, हाथ में आतंकवादी है, ट्रिगर लिया हुआ है हाथ में, अगर वो दबा दिया तो वो लाखों लोग मरेंगे, आपके हाथ में गन है, आप क्या करेंगे? आपको फंसाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि आप बोले, आप बचने की कोशिश करते हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं कि पैर में गोली मार दूंगा, फिर फंसा देंगे आपको, कहेंगे कि तब भी वो ट्रिगर दबा देगा, तो सीधी सी बात है मार देंगे उसको। ठीक है, क्योंकि लाखों लोगों की जान फंसी है वहाँ पे। यही सही है वहाँ का, समझ आया? और एक उदाहरण लीजिए, महात्मा गांधी। सबको पता है जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो उनको अंग्रेजों ने उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ठीक है, तो उनके पास दो विकल्प थे, क्या? कि अपमान सहकर लौट जाए या अन्याय के खिलाफ लड़े। बेइज्जती हुआ, निकल लिए, रुका, अब बेइज्जती का जवाब देना है, इस मूड में है। फैसला किया उन्होंने, गांधी जी ने, उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता अपना लिया सीधा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के लिए नैतिक नैतिक सत्य और समानता का अधिकार जो है सर्वोपरि था, इसको प्रायोरिटी देते थे वो हमेशा। तो क्या किया उन्होंने? फैसला किया सत्याग्रह का। अब आते हैं पीछे, अब ये देखिए, गांधी, बुद्धा, कन्फ्यूशियस जैसे नैतिक दृष्टिकोण अपनाने चाहिए। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा ना कि ये जो अभी इनकी लाइन है, ये सारी चीज़ें, अब इसको वेडनेसडे से कंपेयर करिए। अब संविधान में कुछ लिखा है, रूल ऑफ लॉ कुछ और कहता है, कुछ रूल ऑफ लॉ अपने अकॉर्डिंग चलने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा डिसीजन है जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, दिखने में तो लग रहा है कि जा रहा है, लेकिन पब्लिक सिक्योरिटी जरूरी है, तो क्या है, डिसीजन ले लिया जाता है। नैतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, पब्लिक इनकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है इस वक्त। नैतिकता यही कहती है कि इनको बचाओ पहले। ठीक है, तो आतंकवादियों को खत्म करता है, क्योंकि बहुतों को मारना चाहते हैं। अब एक और प्रश्न देखिए, अब एथिकल डिलेमा कैसे फंसेगा, तो तब कैसे डिसीजन लेंगे? अब और एक आता है कि जब निश्चित नियम या कानून न होने की स्थिति में निर्णय कैसे लें, यानी जब कोई स्पष्ट कानून ना हो, नहीं होता, मतलब संविधान है, सब कुछ है, लेकिन कुछ नई चीज ऐसी आई है जिसको लागू करवाना है, लेकिन उसका कोई स्पष्ट नियम नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका यही है कि ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, हमें देखना होगा पॉइंट वाइज, क्रमानुसार हमको देखना होगा। पहला कि मूलभूत मूल्य पहचानना होगा, मूलभूत मूल्य पहचानना होगा। कोई नियम नहीं बना है, किसी एक चीज अप्लाई करनी है, उसका नियम वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या करना होगा, एथिकल डिलेमा में फंसे तो ईमानदारी, निष्पक्षता, करुणा आदि पर निर्भर करना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा, मूलभूत मूल्य पहचानने होंगे। दूसरा, संस्थागत नियम देखने होंगे। जिस संस्था में आप हैं और कोई चीज़ ऐसी आई है जिसका नियम नहीं है, लागू करवाना है, लेकिन जिस संस्था में आप हैं उस संस्था का कोड ऑफ कंडक्ट, यानी इंटरनल कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स होगा। ठीक है, तो वो संस्था को वो देखेंगे हम, इसको फॉलो करेंगे। तीसरी बात, नैतिक सिद्धांतों का पालन करेंगे। कैसा? जब एथिकल डिलेमा में फंसे हैं तो सबका भला हो, इस मूड में रहेंगे, कोशिश करेंगे कि सबका भला हो। ठीक है, दुर्लभ परिस्थितियों में क्या सही होगा ये सोचना होगा, तो इस मूड में हमेशा रहेंगे कि सबका भला हो जाए ऐसी सिचुएशन में। और गवर्नेंस मॉडल को लागू करेंगे। कैसे? सेकेंड ARC याद करिए, सेकेंड ARC की एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस सेकेंड ARC की रिपोर्ट है पूरी, उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। कब? जब कोई नियम कानून स्पष्ट ना हो। पांचवी बात, डिसीजन लीजिए, ठीक है, और अकाउंटेबल रहिए। क्या? जब आप निर्णय लेंगे तो विभाग, हो सकता है कुछ हो तो विभागीय जांच भी होगी, तो उसकी जिम्मेदारी अपने आप में स्वीकार करना जरूरी है। एक लीडरशिप की क्वालिटी यही होती है कि वो आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, तो जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे उस वक्त, पारदर्शिता बनाएंगे, ट्रांसपेरेंसी बनाएंगे, अपने एक एक डिसीजन का रिकॉर्ड रखेंगे, मतलब ये डिसीजन लिया तो पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। ठीक है, और जो शक करने वाले हैं ना वो भी भरोसा करेंगे इस सिचुएशन में आप पर। ठीक है, क्योंकि आपने ऐसा बोल्ड डिसीजन लिया, उसका पूरा रिकॉर्ड रखा है, सब दिखाएंगे एविडेंस के साथ सारी चीजें, तो हम सुनते हैं लोगों की बातें, तो ये ध्यान देना है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कुछ बोला है। ठीक है, कि इस पे जब नियम स्पष्ट नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन देखी जा रही थी कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट थे, डिसीजन ले रहे थे, बोल्ड टाइप के थे, ले रहे थे डिसीजन,
तो इससे बहुत सारी दुविधाएं फंस रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि जो सरकार है वो कानून स्पष्ट नहीं कर रही है, बस थोपने पे लागू कर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, ठीक है। तो एक ये केस है, इसको याद रखेंगे, नोट्स में भी है। TSR सुब्रमण्यन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर मौखिक और गोपनीय निर्देश लागू नहीं होते, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला। गवर्नमेंट क्या कर रही थी, मुंह से बोल दे रही थी फोन करके, ये करवा दो, वो करवा दो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो मौखिक है और जो गोपनीय आप गाइडलाइन देते हैं उनको, ये लागू नहीं होगा। लिखित में भेजिए, इन रिटर्न सब भेजिए उनको, तभी होगा, लिखित में भेजना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब कोई ऐसे फोन करके घुमा दिया सीएम ने कि ये कर दो, और किसी ने चुपचाप कर दिया, तो कानून की नज़र में तो गलत ही किया है, उसको करना पड़ेगा, उसे बोलना पड़ेगा कि सर जी लिखित में भेजिए, इन रिटर्न भेजिए सब चीज़। क्योंकि मेरे पास भी तो कोई सबूत रहे कि आपने बोला है तभी मैंने किया है, आपने बोल के आप निकल गए, बाद में बोले मैंने किया ही नहीं, अब मैंने तो बोला ही नहीं, ये तो अपने मन से करके चला गया, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट पर कोई भी मौखिक गोपनीय निर्देश लागू नहीं होंगे, ये केस याद रखिएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष रूप में, निष्कर्ष जब इसका हम निकालते हैं तो ट्रांसपेरेंसी और रिटर्न रूल यानी पारदर्शिता और लिखित नियम क्यों चाहिए था, क्योंकि ओरल कमांड से दुविधा बढ़ती थी। मुंह से बोल दिया, कमांड दे दिया, सामने वाला कर लिया, बाद में दुविधा में फंस गया। फिर सीएम के पास बात कही कि आप ही ने बोला, तो सीएम ऐसे देख रहे हैं, नहीं मुझसे बोलो, नहीं हम तो नहीं थे यार, हमने कब बोला, अब वो फंस गया। तो ऐसे सिचुएशन में दिक्कत होती है, दुविधा बढ़ती है, इसीलिए जरूरी है लिखित। दूसरा प्रश्न, डिलेमा में विवेकाधीन शक्ति की उपस्थिति और उसमें मूल्यों का संघर्ष क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज ये क्या होता है, फिर उसके बाद हम एक और प्रश्न इसके आगे देखेंगे। पहले ये चीज़ें देखना है हमको। देखिए विवेकाधीन शक्ति क्या होती है, मतलब सीधा सा दिमाग में है कि विवेकाधीन शक्ति क्या होती है, तो पहले ये पकड़ लीजिए क्या होती है, तो पहले यही समझ लीजिए कि शक्ति होती है, ठीक है। ऐसी शक्ति जो नियम कानून के बिना, नियम कानून नहीं, ठीक है, जब नियम कानून नहीं है तो क्या है, विवेक, विवेक क्या होता है बताया, विवेक के आधार पर निर्णय लेने, यही होती है डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति इतना ही है, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना। क्या है विवेकाधीन, एक शक्ति है, कैसी शक्ति, जब नियम और कानून न हो, जब नियम और कानून न हो तो विवेक के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति है, विवेक के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति है। शब्दशः पकड़ लेंगे तो भी निकाल लेंगे इसका आंसर, परिभाषा डेफिनेशन, विवेकाधीन शक्ति, बस इसी में ऐड कर देना है, जब नियम कानून न हो तो अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेना। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल राज्यपाल, राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है, ठीक है, कानून में कोई बात साफ नहीं होती तो ये विवेक से डिसीजन ले लेते हैं। राज्य इनको सुप्रीम कोर्ट में दौड़ाया गया है, साउथ के जो स्टेट है अपने विवेकाधीन से इनको शक्ति लेनी थी, तो विवेकाधीन शक्ति से कुछ और ही शक्ति डिसीजन ले रहे थे। बिल, राज्य सरकार जो है बिल पास कराती थी विधानसभा में, इनको पास साइन करने के लिए भेजा जाता था, जेब में रख लेते थे, या तो राष्ट्रपति के पास भेज देते थे, राष्ट्रपति रखा रहता अपने पास, तो केस होगा इनके ऊपर। लेकिन मुझे ये समझाना है कि विवेकाधीन शक्ति क्या होती है, ठीक है, राज्यपाल के पास होती है, कानून में कोई बात साफ नहीं होती है तो ये विवेक से अपने डिसीजन लेते, ये होती है विवेकाधीन शक्ति, इतना ही है, कंफ्यूज नहीं करना है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, वैल्यू मूल्यों का संघर्ष क्या है, मूल्य आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, अब उन्हीं का संघर्ष है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, दो या दो से अधिक जो मूल्य होते हैं, एक मूल्य दूसरा मूल्य, इन दोनों के बीच टकराहट हो गई, ठीक है, उसी को बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। कैसा टकरार, मान लीजिए ईमानदारी और करुणा के बीच संघर्ष हो जाए, ईमानदारी बनाम करुणा, या फिर नियमों का पालन बनाम लोकहित, ऐसा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज। कंफ्यूज नहीं करना, डायग्राम बना बना के समझना है। देखिए आप समझना है, आपने विवेकाधीन शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर समझ लिया, मूल्यों का संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज समझ लिया। अब ये देखना है कि विवेकाधीन शक्ति में मूल्यों का संघर्ष क्या है, ये दोनों को जोड़ के कि विवेकाधीन शक्ति मिली हुई है उसमें मूल्यों का संघर्ष क्या है। तो मान लीजिए कोई अधिकारी या व्यक्ति है, ठीक है, जब वो फैसला करता है ना, तो उसके फैसला करते वक्त उसके बाद उसके सामने दो बातें होती हैं, ईमानदारी बनाम दयालुता, नियम पालन बनाम मानवता, स्वार्थ बनाम सामाजिक हित, ये उसके सामने चैलेंज की तरह खड़ा रहता है हमेशा, ठीक है। राज्यपाल हो सकता है, कोई अधिकारी है, आप हो सकते हैं, आपके पास
आप आपके पास तो विवेकाधीन शक्ति खूब सारा है, बहुत सारा, अपने घर के लेवल पे, देश के लेवल पे नहीं। तब क्या होता है, तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति जो है या अधिकारी जो है, इन दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करता है कि डिसीजन तो ले, लेकिन इनके बीच संतुलन बना रहे, ठीक है, कोई चीज़ खराब ना हो जाए, इन दोनों को भी संतुलन बनाए, ठीक है। विवेकाधीन शक्ति में मूल्यों का संघर्ष, जब इनमें भी संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो संतुलन चाहिए, ठीक है, समझ गए होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, सबसे सुंदर, आसान, सिंपल, समझने लायक, ठीक है। एक डॉक्टर है, एग्जाम्पल के लिए एक डॉक्टर है, दो मरीज आते हैं इसके सामने, एक मरीज ये है, एक बड़ा नेता है, ठीक है, बहुत बड़ा नेता, दूसरा मरीज है गरीब किसान, ठीक है। तो बड़ा नेता क्या है, इसकी हालत बहुत गंभीर है, अरे सॉरी, इसकी हालत गंभीर नहीं है, लेकिन जो गरीब किसान है इसकी हालत खतरे में है, दवा नहीं दी तो मर जाएगा, और डॉक्टर के पास दवा कम है, ठीक है। इन दोनों में से इसको चुनना है। तो नियम क्या कहता है, नियम नियम कहता है कि पहले जो पहले आया है उसको दबा दो, ये नियम है, ठीक है। लेकिन विवेक क्या कहता है कि गरीब को पहले दो, क्योंकि वो मर सकता है। विवेक क्या बोल रहा है कि जो गरीब है उसको दबा दो, पहले नहीं मर जाएगा। नियम क्या है, जो पहले आएगा वो पाएगा, और नियम के अकॉर्डिंग नेताजी पहले आए हैं, नियम के अकॉर्डिंग नेताजी पहले आए हैं, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट क्या दिख रहा है, नियम बनाम मानवता। तो डॉक्टर जो है अपने विवेक से निर्णय लेगा, और उसने लिया निर्णय, क्या किया, मानवता को प्राथमिकता दी, और नियम को कहा कि नियम ठीक है, उसको थोड़ा पीछे ले जाओ, हायरार्की सेट कर दी, कहा कि मानवता को टॉप पे रखो, नियम को थोड़ा नीचे रख दो थोड़े समय के लिए, क्योंकि सिचुएशन अलग है एकदम। तो इसको दबा दी गई पहले। अब इनकी हालत इतनी गंभीर नहीं है कि मर जाएंगे, तो जब इसको पूरा तरह से ठीक किया गया, ठीक कर लिया गया, तो बाद में थोड़ी दवा बची थी तो इनको दे दिया गया कि खाइए ठीक हो जाइए। समझ में आया, ये था विवेकाधीन शक्ति में मूल्यों का संघर्ष। तो डॉक्टर क्या झेल रहा था यहाँ पे, नियम बनाम मानवता, और इसने बड़े समझदारी से विवेक से अपने फैसला लिया, अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर लिया, ठीक है। यही दुविधा होती है, ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ये विवेक से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1978, ठीक है। तो इसमें क्या बोला इन्होंने साफ साफ कहा कि कानून के साथ साथ अब ये जो विवेक है ना, इसको भी प्राथमिकता दीजिए, ठीक है। यानी कानून के साथ साथ विवेक होना भी जरूरी है, ये बोला उन्होंने उसमें। ये नहीं कि हर जगह कानून थोप दिया जाए और कहीं जरूरत पड़ रही है कि इसके आधार पर भी डिसीजन लोगों को लेना है और कानून कुछ और ही बोल रहा है, तो प्राथमिकता विवेक को भी दे दीजिए, ठीक है। एसपी गुप्ता केस हुआ था, इसके बारे में पढ़ेंगे, आपको इसमें मिल जाएगा नोट्स में। सेकेंड ईआरसी में भी ऐसी ही बातें हैं कि विवेक के अधिकार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, कि कोई कानून स्पष्ट नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमको अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करना है या विवेक के आधार पर डिसीजन लेना है, तो इसमें प्राथमिकता देगी, ठीक है। तो ये हो गया अभी तक का जो एथिकल डिलेमा में फंस रहे थे उसका सोल्यूशन ढूंढना, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए अब एथिकल डिलेमा में फंसेंगे तो क्या होगा, और एक चीज, अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण मूल्यों को महत्व देना, ठीक है। अधिक व्यापक का क्या मतलब है, जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उसको प्राथमिकता देंगे। अधिक व्यापक का सीधा सा मतलब ये है जो समाज, संगठन और प्रशासन के लिए लाभ पहुंचाए, उनको अधिक लाभ पहुंचाए, ठीक है, उसको कहते हैं अधिक व्यापक। यानी जो अधिक व्यापक है और महत्वपूर्ण मूल्य है उसको महत्व देंगे, ठीक है। जैसे नैतिक दुविधा में फंसे हैं, दो मूल्य है, एक्स है कोई, वाई है, इन दोनों में फंसे हुए, तो ये देखना होगा कि कौन सा व्यापक है। व्यापक का मतलब ये जो समाज, संस्था, संगठन, प्रशासन को अधिक लाभ दे, ठीक है, तो उसको प्राथमिकता दे देंगे। समझ में आया, देखिए एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, मान लीजिए आपको दो रास्ता चुनना है, ठीक है। एक छोटा रास्ता है, जल्दी पहुंचा देगा लेकिन वहाँ जान का खतरा है। एक लंबा रास्ता है लेकिन सुरक्षित है, तो आपको क्या करना होगा, दूसरा रास्ता चुनेंगे, लंबा रास्ता जो सुरक्षित है। क्यों, क्योंकि जो लाइफ सेफ्टी यानी सुरक्षा जो है व्यापक मूल्य है, महत्वपूर्ण मूल्य है, उसको प्राथमिकता देनी होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, व्यापक और महत्वपूर्ण का। केशवानंद भारती केस याद करिए 1973 का। इसमें क्या बोला था उन्होंने कि संविधान के जो मूलभूत तत्व है, ये संविधान के मूलभूत तत्व को बचा रहे थे वो, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो मान लीजिए संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर एक है सेकुलरिज्म, अब गवर्नमेंट कहे कि हम इसी को संशोधन करेंगे, ठीक है। तो संविधान कूद के आएगा, कहेगा कि भाई इसको नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है,
इसकी सुरक्षा ज़रूरी है क्योंकि व्यापक मूल्य है, महत्वपूर्ण मूल्य है, ठीक है? तो इसको रोकेगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो विविधता में एकता वाला मामला है ना, उसको सुरक्षित रखता है ये। बहुत सारे रिलीजन हैं, हर तरीके के हैं, तो उनको कलेक्टिवली हमें रखना होगा, तो हमको इस पे चलना होगा, सेकुलरिज्म पे। तो कह रहे हैं कि नहीं, आप इसको नहीं छू सकते आप, ठीक है? तो क्या है केशवानंद भारती का 1973 व्यापक मूल्य को सुरक्षित कर रहा है, इसी का एग्जाम्पल है। एक मूवी का एग्जाम्पल लीजिए, एक स्वदेश मूवी 2004 में आई थी, पहले देख लीजिए मूवी कौन सी है। ये स्वदेश मूवी 2004 में थी, बहुतों ने देखी होगी, शाहरुख खान की। क्या हुआ था यहाँ कि शाहरुख खान एक नासा में काम करता है, गांव में आता है, देखता है, सारी समस्याएं देखता है, फिर क्या करता है, वापस आ जाता है। तो ये देश हित को प्राथमिकता दिया, ठीक है, व्यक्तिगत स्वार्थ के परे जाकर देश हित को प्राथमिकता दे देगा, देश हित व्यापक मूल्य उसके लिए, ठीक है, इसलिए वो वापस आया और वहाँ पे पानी बिजली की समस्या जो खत्म ठीक किया था, उससे और आगे बढ़ के उस गाँव में रुक के और बेहतर करता है, इससे परे हट गया। तो देश हित व्यापक मूल्य है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। आप जब एथिकल डिलेमा में फंसे तो निर्णय के परिणाम क्या होंगे? जब आप एथिकल डिलेमा में फंसते हैं, ठीक है, तो आप कोई डिसीजन लेते हैं, तो आपको ये भी देखना होगा कि उसका परिणाम क्या है, ठीक है? परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप एथिकल डिलेमा में फंस गए, आपने डिसीजन लिया, अब उस डिसीजन का अच्छा परिणाम हो सकता है, बुरा परिणाम हो सकता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि परिणाम किस किस लेवल पे हो सकते हैं अच्छे बुरे, व्यक्तिगत लेवल पे, सामाजिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, कानूनी लेवल पे, ठीक है? अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपने कोई सही फैसला वही होगा ना जो नुकसान कम दे और सकारात्मक फायदा ज़्यादा दे दे, वो सही फैसला होता है, ठीक है? मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, एग्जाम्पल के लिए आप एक अधिकारी हैं, ठीक है? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं कि भाई हम आ गए हैं, अब हमको मन कर रहा है भ्रष्टाचार खत्म करने का, ठीक, अब हम खत्म कर लेंगे। तो आपको रुक के सोचना होगा, ठीक है? व्यक्तिगत लेवल पे मैंने बोला ना यहाँ पे, व्यक्तिगत लेवल पे व्यक्तिगत लेवल पे क्या देखना होगा, अपनी सुरक्षा देखनी होगी, ठीक है, खुद की नौकरी ना चली जाए ये देखना होगा। फिर क्या करना होगा, फिर सामाजिक लेवल पे देखना होगा कि उनको कोई जो खतरा ना हो जाए, उस अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सारी क्राइटेरिया हमको देखना होगा, ठीक है? समाज पर कैसा असर है, ये सब देखने के बाद हम डिसीजन लेंगे और सही फैसला क्या होगा, जो नुकसान कम करे और सकारात्मक फायदा ज़्यादा दे। आपको देखना पड़ेगा पूरा तौल के अच्छे से, ये नहीं कि मन में आया तुरंत डिसीजन लेंगे, चलो अच्छा आप भ्रष्टाचार खत्म करना है कूदो, ऐसा नहीं चलेगा, आराम से सोच के, ठीक है? तो अच्छे परिणाम को हम बढ़ावा देंगे, बुरे परिणामों को कम करेंगे, ठीक है? यही सारे निर्णय का एकदम आधार होगा। बेस तो यही होता है ना कि आप कोशिश करें कि बुरे परिणाम कम हो जाए, अच्छे परिणाम ज़्यादा मिले। अब आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसके बुरे परिणाम ज़्यादा मिल रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, तो फिर वो अच्छा निर्णय नहीं माना जाएगा। कोई भी डिसीजन परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अच्छा बुरा देख के ही चलना पड़ेगा, ठीक है? उदाहरण के लिए सबसे रिलेट कर लेने वाला एग्जाम्पल यही है, कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ, ठीक है? गवर्नमेंट डिसीजन लिया, कोविड-19 फैल रही है, हम डिसीजन लेते हैं कि बंद करो, लॉकडाउन लगाओ। उस वक्त आप देखेंगे आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई थी, तो इसको बुरा परिणाम मान सकते हैं कि चलो अच्छा आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई तो बुरा परिणाम होगा। आर्थिक रूप से तो इकोनॉमी के लेवल पे तो गड़बड़ हुआ, ठीक है, लेकिन संक्रमण कम हो गया, लोगों की जान बच गई, ठीक है, तो ये परिणाम अच्छा था। तो जब अच्छे बुरे का परिणाम आप तोलते हैं ना, तो यहाँ पे परिणाम अच्छा मिल रहा है कि लोगों की जान बच गई, ठीक है, अधिक व्यापक मूल्य जो है सुरक्षा वो यहाँ सुनिश्चित हुआ। और बुरा परिणाम क्या है, आर्थिक गतिविधियाँ रुक गई। जब ये लोग ठीक होंगे तो फिर से आर्थिक गतिविधियाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे। तो इनका जो डिसीजन था सरकार का, इस समय बेहतर डिसीजन था कि लोगों की जान खतरे में है, लॉकडाउन लगाओ। तो आपकी जान को ध्यान में रख के डिसीजन लिया गया, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया, ठीक है? आप एक मूवी का एग्जाम्पल लीजिए, तारे ज़मीन पर। तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, आमिर खान की है, नहीं देखी तो देखिएगा। इसमें क्या होता है, एक बच्चा रहता है, ठीक है, तो एक जो एक टीचर होता है, शिक्षक होता है, शिक्षक ने जो टीचर उसके डिसीजन से बच्चे का भविष्य बेहतर हो जाता है। बहुत बहुत रिलेट कर पाएंगे इस मूवी से अगर आप देखेंगे तो, ठीक है? तो एक परिणाम आधारित डिसीजन था इसका, परिणाम को देख निर्णय लिया उसने कि हाँ, किसका प्रमूल्यांकन करने के बाद इस बच्चे का भविष्य बेहतर हो सकता है, थोड़ा आप कोशिश करें। बहुत सारे टीचरों से बोला गया कि प्रिंसिपल से जाके बोला कि इसके कुछ गलतियां होंगी, इस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम इसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। तो टीचर काफी मेहनत करके उस बच्चे को बेहतर कर देता है, ठीक है? क्या देखा इसने, टीचर ने अच्छा बुरा सब देखा, अच्छा बुरा परिणाम सब देख के तय किया कि हम इसके जो कुछ गलतियां होंगी उसको छोड़ेंगे, जो अच्छी चीजें होंगी उसके लिए इसको मोटिवेट भी करेंगे कि तुम ये अच्छा करो, बेहतर करो, ठीक है, और इसको सुधारते रहेंगे। ये अच्छा डिसीजन होता है। ये मूवी नहीं देखी तो देखिएगा। अब देखिए, अब एथिकल डिलेमा में फंसते हैं, तो आपको ये देखना होगा जो परिणामों की कीमत है क्या वो समुचित है या नहीं, ठीक है?
मतलब ये है कि जो आपने डिसीजन ले लिया, उसके जो परिणाम आए, आपको ये देखना होगा कि अच्छा ज़्यादा हो गया कि बुरा हो गया किसी के साथ, जिनके ऊपर लागू हुआ ये परिणाम, उन्होंने ज़्यादा झेल तो नहीं लिया, ज़्यादा भारी तो नहीं पड़ गया उन पे, ये देखना, ठीक है? तो इसमें एक सवाल होगा कि क्या फ़ायदे की तुलना में नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया या नहीं? फ़ायदे की तुलना में नुकसान तो नहीं हो गया ज़्यादा, इस डिसीजन से, परिणाम आने से, ये देखना पड़ेगा। जब आप एथिकल डिलेमा में फँसते हैं, जब और उसके बाद डिसीजन लेते हैं, तो नोट करने वाली बात ये है कि पॉलिसी मेकिंग के समय हमें सोचना होता है कि सोचना चाहिए कि उसके कारण समाज को जो खर्च या नुकसान होगा, उसका कीमत वाजिब है या नहीं। हमने कोई पॉलिसी बनाई और सोच लिया कि चलो लागू करो, हमें ये देखना होगा कि जिन पे लागू हो रहा है, कहीं मुश्किल में तो नहीं पड़ जाने वाले हैं, भारी तो नहीं पड़ जाएगा उन पे, ये देखना, ठीक है? उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए सरकार ने एक बड़ा कारखाना जो प्रदूषण फैला रहा था उसको बंद कर दिया, ठीक है? पर्यावरण बच गया, लेकिन इसमें हज़ारों लोग जो है बेरोज़गार हो गए। तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि जो कारखाना बंद हुआ, ठीक है? क्या वो उचित था? हज़ारों लोग बेरोज़गार चले गए, क्या वो उचित था या नहीं? ये देखना पड़ेगा, समुचित है कि नहीं, ठीक है? तो पर्यावरण तो ठीक हो गया, लेकिन कई लोग बेरोज़गार हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे सीधा एक सवाल उठ जाएगा कि पर्यावरण की रक्षा की कीमत जो है, बेरोज़गारी की तुलना में कितनी है? अगर आपने पर्यावरण बचा लिया, ठीक बात है, अच्छी बात है, बचानी चाहिए। तो कितने लोग उससे बेरोज़गार हो गए, कितने लोग प्रभावित हो गए उससे, ठीक है? तो अगर ये हो जाए कि बेरोज़गारी खूब ज़्यादा बढ़ गई और पर्यावरण बचाने के चक्कर में बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई कि भूखों मरने लगे लोग, ठीक है? तो हमको इस पॉलिसी मेकिंग पे फिर से सोचना होगा, जो पॉलिसी बनी है उसको फिर से सोचना होगा और कोई बीच का रास्ता निकालना होगा कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे और लोगों का रोज़गार भी बचे। तो हमको कारखाने में कोई रिफ़ॉर्म करना होगा कुछ, ठीक है? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, कुछ चीज़ें इसको जोड़ना होगा उन सब चीज़ों से, जो हमेशा जो भी पॉल्यूशन फैला रही है कारखाना, तो कारखाने में वो चीज़ों को देखना होगा कि कौन सी चीज़ जो है कारखाने से पॉल्यूशन निकल रहा है, उन चीज़ों पे हम टारगेट करके हिट करेंगे। ऐसे फिर पॉलिसी मेकिंग ऐसे करना होगा सोच के, समझ में आया? तो ये सब करना होगा। ये देखना है कि जो हम डिसीजन ले रहे हैं फिर से कि पर्यावरण तो बचा लिया, लेकिन बेरोजगार बहुत हो लोगों को, ठीक है? तो ये वाजिब नहीं है, ये वाजिब नहीं है कि आपने ये बचाने के चक्कर में एकदम ही रगड़ सबको खत्म कर दिया और अपने कारखाना ही बंद कर दिया। बीच का रास्ता ये है कि पर्यावरण भी बचे, बेरोजगारी भी ना बढ़े, तो कारखाने में सुधार करना था, जो पॉल्यूशन फैला रहा था, जो एलिमेंट पॉल्यूशन फैलाएगा उस पर टारगेट करेंगे, ठीक है? तो देखिए, और जब एथिकल डिलेमा में फंसते हैं तब क्या करना चाहिए? जो पहले के अधिकारी हैं, ठीक है, उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया होगा, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो डिसीजन होते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है? आपने पढ़ा होगा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इन सब चीज़ों से सीखना, इनको देख के फैसले लेना, क्योंकि पूर्व अधिकारी जो है डिसीजन लिए होंगे तो अपने डिसीजन का रिकॉर्ड बनाया होगा, तो इनके रिकॉर्ड को देखना कि इन्होंने कैसे फैसला लिया था, जब ऐसे डिसीजन में ऐसे एथिकल डिलेमा में फंसे तो क्या फैसला किया है। इनसे सीखना, इनसे सीख के उनके अनुभव से सीख के बेहतर फैसला करना, ठीक है? और जब एथिकल डिलेमा में क्या हो तो क्या करना चाहिए? सामूहिक बुद्धिमत्ता के आधार पर निर्णय लें, ठीक है? सामूहिक बुद्धिमत्ता, कलेक्टिव विजडम बोलते हैं इसको, ठीक है? कलेक्टिव विजडम, सामूहिक बुद्धिमत्ता का क्या मतलब है? जब आप एथिकल डिलेमा में फंसे हुए हैं, ठीक है? टीम, कमिटी, इन सबसे एडवाइस लेना, ठीक है? तब आपका डिसीजन जो है बेहतर होगा। टीम, कमिटी से सलाह लेना, क्योंकि टीम और कमिटी जब बैठेगी तो बहुत सारे लोग होंगे, ये नहीं कि एक ही लोग बैठेंगे, वरिष्ठ अधिकारी होंगे, वो लोग अपने जो अनुभव होंगे उनके आधार पर मिल के बातचीत करके डिसीजन लेंगे। आपने देखा होगा ब्रिटिश टाइम का जो जुडिशियल सिस्टम था, आपने रुस्तम मूवी देखी होगी, रुस्तम मूवी, उसमें क्या होता है कि एक जज बैठा रहता है यहाँ पे, ठीक है? एक ज्यूरी बैठी रहती है, बहुत सारे। अब यहाँ पे वकील है, अब दोनों अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है? फिर जब डिसीजन देना होता था तो ये ज्यूरी जो है विचार विमर्श करके इसके पास भेजती थी पूरी, फिर ये डिसीजन देता है। तो ये जो कलेक्टिव विजडम है, सोच समझ के, तो ऐसे इनसे जो है डिसीजन लेना, जो अधिकारी है ऐसे फैसला ले, कमिटियों से फैसला ले, समझ में? इस तरीके से आप एथिकल डिलेमा से बाहर निकल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है? आज क्लास 69 थी, आज के लिए इतना ही। अगर नहीं किया है तो ये सब कर लीजिए, आसान भाषा में अच्छे से हमें समझना है सारी चीज़ें, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।